आइए आज आपको कुछ नाम और उनकी कहानी बताता हूँ और इस कहानी के अंत में आपका भी यह सवाल होगा कि ये इनजस्टिस क्यों। विक्रांत राज बचपन से आर्मी ऑफिसर बनने का सपना, लेकिन अब बोली लड़खड़ाती है और हर कदम पर सहारे की ज़रूरत पड़ती है। शुभम गुप्ता कभी लड़ाकू विमान उड़ाने के सपने देखते थे, लेकिन अब वो एक पानी का ग्लास भी नहीं पकड़ पाते हैं। किशन कुलकर्णी अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए मां पर निर्भर हैं और हरीश सिंहमार में जीने की इच्छा भी शेष नहीं रही। लेकिन ये हमेशा ऐसे तो नहीं थे। देश के टॉप डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए इन्हें चुना गया, लेकिन तकदीर ऐसी बदली कि आज गुमनामी के साए में जीवन में वो संघर्ष करते हुए पाए जा रहे हैं। ये सभी नाम उन ऑफिसर कैडेट्स में शामिल हैं जिन्हें 1985 से अब तक सैन्य संस्थानों में ट्रेनिंग के दौरान हुई डिसेबिलिटी के चलते मेडिकल आधार पर छुट्टी दे दी गई। दैट मीन अराउंड 500 कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी के चलते एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान जब उनमें कोई इंजरी हुई, डिसेबिलिटी हुई, तो उन्हें एकेडमी से बाहर कर दिया गया। आखिर ये 500 कैंडिडेट्स के साथ फौज ने क्या किया? इनकी क्या गलती है? इन्होंने तैयारी की, एग्ज़ाम्स क्रैक किए, इन्होंने सारे परीक्षण पास किए, बट ट्रेनिंग के दौरान इंजरी के बाद आज इन्हें गुमनामी की ज़िंदगी आखिर क्यों जीनी पड़ रही है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में साल 2021 जुलाई से 2025 तक 20 कैडेट्स को मेडिकल कारणों के चलते छुट्टी दे दिया है। नियमों के मुताबिक इन कैडेट्स को एक्स सर्विसमैन एएसएम का दर्जा नहीं मिलता, जिसके चलते एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम मतलब ECHS के तहत सैन्य सुविधाओं और सेना द्वारा लिस्टेड हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज के लिए ये एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें डिसेबिलिटी एक ऑफिसर के तौर पर कमीशन प्राप्त करने के पहले ट्रेनिंग के दौरान हो गई। अगर ये लेफ्टिनेंट बन गए होते, कमीशन हो गए होते, ऑफिसर के तौर पे होते, डिसेबिलिटी होती तो इन्हें सब कुछ मिलता। लेकिन क्योंकि ऑफिसर बनने से 2 कदम पहले ट्रेनिंग के दौरान ही, अंतिम पक करने से पहले ट्रेनिंग के दौरान ही इनके साथ ये डिसेबिलिटी हो गई और इसलिए इनको ये स्कीम नहीं दी जा रही है। इन ऑफिसर कैडेट्स को केवल 40,000 रुपये प्रति माह तक अलाउंस मिलता है, वो भी काफ़ी स्पेशल केसेस में, और इससे कम ही अमाउंट मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी उनकी डिसेबिलिटी के लेवल पर निर्भर करता है। विक्रांत राज की माँ बताती है कि उनके बेटे के इलाज में औसतन हर महीने 1 लाख का खर्च आता है। अगर उनको एएसएम का दर्जा मिला होता तो वो किसी मिलिट्री हॉस्पिटल में उसका इलाज करा सकती। शुभम गुप्ता बताते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन और एक्स सर्विसमैन का दर्जा उन्हें एक सम्मानजनक ज़िंदगी जो है दे सकता है। वही हरीश अपना दर्द बताते हुए कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन किसी और कैडेट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सच में किसी और कैडेट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप दिल से इमेजिन करें मासूम बच्चों को जो वाकई में किस जज्बे और जुनून के साथ जाते हैं और फ़ौज का हिस्सा बनते हैं, सब कुछ फिट परफेक्ट फ़ौज ले जाती है, बट कुछ इंजरी होने के बाद इस लेवल का तिरस्कार ये ठीक नहीं है। इस बात का हम पुरजोर विरोध करते हैं और गवर्नमेंट को इस विषय को तेज़ी के साथ संज्ञान में लेना चाहिए। और आप भी मेरी बातों से ज़रूर सहमत हो रहे होंगे। आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए इस बात को लेकर, और ये वीडियो बड़े स्तर पे जाना चाहिए। केंद्र सरकार इन कैडेट्स की मदद के लिए कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन सरकारी फाइलों का हाल तो आप अच्छे से जानते हैं। साल 2024 से एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक फाइलें केवल धूल फांक रही हैं। मार्च 2024 में मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान चोट लग जाने की वजह से मेडिकल आधार पर जो कैडेट्स बाहर हुए उन्हें भी रीसेटलमेंट की सुविधा दी जाएगी, ऐसा रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके जो है बताया। हालांकि इसमें ना तो कोई डिसेबिलिटी पेंशन शामिल है और ना ही ECHS की सुविधा शामिल है। इसमें वह कुछ भी नहीं है जो आर्म फोर्स सर्विस हेडक्वार्टर ने अपने प्रस्ताव में भेजा था। सर्विस हेडक्वार्टर ने दोबारा भी प्रस्ताव भेजा, जिसमें कहा गया अगर कैडेट्स डिसेबल हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, आर्थिक मदद का प्रोविज़न किया जाएगा। इसके लिए उन्हें लेफ्टिनेंट के सैलरी के हिसाब से पेंशन दी जा सकती है। अभी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट की सैलरी बेसिक जो है वो 56,510 है। ऑब्वियसली पेंशन इसकी हमेशा आधी होती है। प्रस्ताव में ये भी कहा गया था कि दिव्यांग कैडेट्स को पूर्व सैनिक की तरह हेल्थ स्कीम ECHS में भी शामिल किया जाएगा। क्यों जरूरी है कैडेट्स की मदद? भारतीय आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने से पहले युवा जब तक NDA, IMA, OTA, नेवी और एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे होते तब उन्हें कैडेट्स कहा जाता है। वह जब ट्रेनिंग पूरी कर फौज में अधिकारी के तौर पर कमीशन होते हैं तो उन्हें फौज का हिस्सा माना जाता है। लेकिन अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई कैडेट डिसेबल हुआ तो उनकी मौत हुई तो सरकार या फौज की तरफ से उन्हें या परिवार वालों को कोई भी राहत नहीं दी जाती है। डिसेबल कैडेट्स को मदद करने का मसला
इमोशन से भी जुड़ा हुआ है, अगर आप इसको गहराई से समझें। जब कोई युवा सेना का हिस्सा बनता है तो वह खुद को पूरी तरह से देश के लिए समर्पित कर देता है, अपना तन मन धन सब कुछ सौंप देता है। अगर वहाँ उसे कुछ हो जाता है तो उससे मुंह मोड़ लेना मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से ये ठीक बात है। ट्रेनिंग के दौरान डिसेबल होने के बाद कईयों को ज़िंदगी भर इलाज का भारी खर्चा उठाना पड़ता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 1985 से अब तक 500 डिसेबल कैडेट्स हैं जिनको डिफरेंट एकेडमीज से जो है वो बाहर किया गया। हर साल अलग अलग सैन्य अकेडमी से अराउंड 10 to 20 कैंडिडेट्स के औसत जो है कैंडिडेट्स बाहर हुए, जो कि मेडिकली अनफिट रीज़न ही था। सरकार कुछ केसेस में महज 40,000 का, वही मैंने बताया, खर्चा उठाती है। एंड बट अगर उनके मेडिकल के खर्चे देखूँ तो उससे ज़्यादा उनके मेडिकल खर्चे हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए कि कैडेट एक बार एकेडमी ज्वाइन कर लेता है तो वो सेना का हिस्सेदार ही कहलाता है, वो सेना का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि आप हर पैरामीटर उसको सेलेक्ट करके ले जाते हैं। और एकेडमी के दौरान उसको इंजरी हुई है, जवाबदेही गवर्नमेंट की बनती है, जवाबदेही इंडियन आर्म फोर्सेस की बनती है। डिसेबिलिटी के केसेस में उन्हें डिसेबल पेंशन और एसएचएस की फैसिलिटी जरूर मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है ये पुरजोर हर व्यक्ति को इस बात पे आवाज़ उठानी चाहिए और गवर्नमेंट को इस विषय के संज्ञान में लाना चाहिए। बाकी आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा इसको शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।